हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर 6 का संघवाद पढ़ेंगे। और ये आपने पिछले चैप्टर में संघवाद के बारे में पढ़ा था। संघवाद क्या होता है? ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जो शासन के विभिन्न स्तरों के बीच ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, उसी को ही हम संघवाद कहते हैं, जिसमें उच्चतर सरकारों से निम्नतर सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो किया जाता है। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर बंटवारा। इसको समझना है। और आधुनिक लोकतंत्रों में ये बंटवारा मतलब ऊंची सरकार से नीचे वाली सरकार के बीच में जो सत्ता का बंटवारा है वो आम बात है। और हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे इस चैप्टर में। और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, इसको आमतौर पर संघवाद भी कहा जाता है। जब उच्चतर सरकारों से निम्नतर सरकारों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया जाता है तो उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा भी कहते हैं और संघवाद भी कहते हैं। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था एक देश के अंदर ही होती है, उसमें अलग अलग जो राज्य होते हैं वो अलग अलग क्षेत्र होते हैं और एक पूरा देश होता है। तो जब केंद्र सरकार पूरे देश का वो देखती है सिस्टम, और जो राज्य सरकारें होती है अपने अपने क्षेत्र के वो उसको देखती हैं, चलाती हैं। तो इस तरीके से जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो इसके संघवाद के द्वारा अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, साथ भी रहते हैं और उनका चलना भी संभव हो पाता है। जैसे हमारे देश के अंदर कहते हैं 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वो क्या है, संघवाद के कारण एक साथ रह रहे हैं और चल भी रहे हैं। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। इसमें इस वाले चैप्टर में आप संघवाद के सिद्धांत और जो व्यवहार है उसको समझने की कोशिश करेंगे। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधान पर चर्चा। संघीय ढांचे से संबंधित हमारे देश के संविधान में संघीय ढांचे से संबंधित संविधान में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। संघवाद है जो हमने अपनाया है, इसका प्रावधान संविधान में किया गया है। और पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीति का विश्लेषण, मतलब हम उन नीतियों के और राजनीति का विश्लेषण करेंगे जिस द्वारा संघवाद मजबूत होता है। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी शासन, लेकिन ज़्यादातर देशों में तो बस 2 ही स्तर होते हैं सरकारों के, एक राज्य सरकार और एक केंद्रीय सरकार। लेकिन हमारे देश में एक तीसरे स्तर की सरकार आ गई है जिसको स्थानीय सरकार भी कहते हैं। ये चीज़ आप बस जो इस वाले पैराग्राफ में ऊर्ध्वाधर बंटवारा, जो उच्चतर सरकारों से निम्नतर सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा और संघवाद कहते हैं। जहाँ पर एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं और उन सरकारों में के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है उसको संघवाद और ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहा जाता है। और इस तरीके से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर कई क्षेत्र एक साथ चल रहते भी हैं और उनका चलना भी संभव हो पाता है। और जो संघीय ढांचा होता है उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं आजकल। और संघवाद की जो नीतियाँ और राजनीति का विश्लेषण भी इस चैप्टर में किया जाएगा, जो संघवाद को मजबूत करते हैं। और वैसे तो ज़्यादातर देशों के अंदर 2 ही स्तर की सरकारें होती हैं, भारत के अंदर अब तीसरे स्तर की सरकार आ गई है जिसको हम स्थानीय सरकार भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम संघवाद क्या है। आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी शामिल था। आपने देखा था कि वहाँ बेल्जियम के अंदर संविधान में 4 प्रावधान किए गए थे और इस तरीके से जो केंद्रीय सरकार थी, जब प्रावधान किए गए मतलब बदलाव किए गए, 4 संवैधानिक बदलाव किए गए थे। उन बदलावों द्वारा क्या किया गया था? एक बदलाव ऐसा था जिसके द्वारा केंद्रीय सरकार की शक्ति बेल्जियम में कम करके जो वहाँ की राज्य सरकारें थी उनको दे दी गई थी। बेल्जियम में
संविधान में प्रमुख बदलाव किए गए थे, जिसमें क्या कर दिया गया था, केंद्र सरकार की शक्ति को कम कर दिया था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दे दिए गए थे। बेल्जियम में क्या हुआ था, संविधान में प्रमुख बदलाव करके केंद्र की शक्ति को कम करके और राज्य सरकारें, जिनको प्रांतीय सरकारें कहते हैं, उनको दे दी गई थी वो शक्ति। ये बेल्जियम में किया गया था। तो पहले क्या था बेल्जियम में, बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी। जब बदलाव नहीं हुए थे उस टाइम भी वहाँ पे प्रांतीय सरकारें थी और उनको क्या था, उनकी अब तब भी अपनी भूमिका थी। बदलावों से पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थी, लेकिन इन अधिकारों को केंद्र सरकार कभी भी उनसे वापस द्वारा दिए गए थे। ये जो अधिकार थे प्रांतीय सरकारों को, वो केंद्र ने दिए थे और केंद्र कभी भी इन अधिकारों को वापस ले सकता था। मतलब अब जब संविधान में बदलाव किए गए बेल्जियम में, तो वहाँ केंद्र की शक्ति को कम करके वो शक्ति राज्य सरकारों में बांट दी गई। लेकिन जब वहाँ पर संविधान नहीं बना था तब भी वहाँ प्रांतीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको जब उनको केंद्र सरकार ने दिए थे और इन्हें केंद्र सरकार कभी भी बदलाव मतलब वापस ले सकती थी। पहले मतलब जब संविधान में बेल्जियम में चेंज नहीं हुई थी तो वहाँ पर प्रांतीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे और उन अधिकारों को केंद्र देता था उनको, जो प्रांतीय सरकारें थी उनको, और कभी भी उनको केंद्रीय सरकार उनसे कभी भी वो अधिकार वापस ले लेती थी। लेकिन फिर उन्होंने बेल्जियम के लोगों ने 1993 में कुछ बदलाव करे संविधान के अंदर। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर नहीं हैं। मतलब कि पहले बेल्जियम में जब बदलाव नहीं हुआ था, बदलाव के द्वारा केंद्र की जो शक्ति थी कम करके राज्य सरकारों को दे दी गई। लेकिन जब बदलाव नहीं हुआ था उस टाइम भी वहाँ पर प्रांतीय सरकारें थी, उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र पर देता था और जब चाहे केंद्र उनसे ये अधिकार वापस ले लेता था। लेकिन 1993 में कुछ बदलाव हुए संविधान के अंदर और प्रांतीय जो सरकारें थी उनको कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब पहले तो ये जो नई बदलाव हुआ था तो इन अधिकारों के लिए उनको प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन बना। मतलब कि जब बदलाव नहीं हुए थे तो वहाँ पर बेल्जियम में कौन सी तरीके की सरकार थी, वहाँ पर थी एकात्मक शासन प्रणाली थी। जब संविधान में वहाँ पे चेंजेस नहीं हुई थी तो बेल्जियम में कौन सी सरकार थी, वहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली थी। और जब वहाँ पर चेंजेस हो गई तो उसके बाद कौन सी आ गई, संघीय शासन प्रणाली। जब मतलब प्रांतीय सरकारों को उनके अधिकार केंद्र देता था और कभी वापस ले लेता था, तो बेल्जियम में उस टाइम क्या थी, एकात्मक शासन प्रणाली थी जब संविधान में चेंज नहीं हुई थी। जब लेकिन 1993 में चेंज करके उसकी जगह पर संघीय शासन व्यवस्था स्थापित कर ली बेल्जियम ने एकात्मक शासन प्रणाली की जगह पे। और श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से वहाँ तो बेल्जियम में एकात्मक शासन प्रणाली हटा के संघात्मक शासन प्रणाली अपना लीजिए 1993 के बाद, लेकिन श्रीलंका में व्यवहारिक रूप में अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली। वहाँ वाले बेल्जियम वालों ने एकात्मक को छोड़ के संघात्मक प्रणाली अपना ली, लेकिन श्रीलंका में अभी भी वहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही मतलब केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। सारे अधिकार किसके पास है श्रीलंका में, केंद्र सरकार के पास है।
श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि क्योंकि जो लोग थे उनको वहाँ पर अधिकार नहीं मिल रहे थे, इसलिए श्रीलंका में जो तमिल लोग थे वो क्या चाहते थे, आप लोग नोट कर लेना, श्रीलंका के लोग वहाँ पर संघीय व्यवस्था चाहते थे। श्रीलंका के तमिल लोग जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, वो क्या चाहते थे, तमिल लोग संघीय शासन प्रणाली चाहते थे। अब ये याद रखना है, बेल्जियम में पहले क्या थी, एकात्मक शासन प्रणाली, फिर बेल्जियम ने संघात्मक शासन प्रणाली अपना ली 1993 में। और श्रीलंका में अभी भी एकात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन जो वहाँ के तमिल लोग हैं वो क्या चाहते थे कि वहाँ पे वो आए, तमिल लोग वहाँ संघात्मक शासन प्रणाली चाहते थे, क्योंकि जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है अच्छी होती है, इसमें सत्ता का बंटवारा अच्छा होता है। याद रखना, वहाँ के श्रीलंका के तमिल नेता थे, वो संघीय शासन व्यवस्था को कायम करना चाहते थे। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय संघीय शासन प्रणाली में जो सारे अधिकार होते, सर्वोच्च सत्ता होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है, और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच में बट जाती है। और उसकी विभिन्न मतलब जो अधिकार होते हैं केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों में जो सर्वोच्च सत्ता होती है संघीय शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों में बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है, संघीय शासन व्यवस्था में जो सबसे ऊंची सत्ता होती है, शक्ति होती है, जो देश की सबसे ऊंची शक्ति होती है वो केंद्र सरकार, और जो अनुषंगिक इकाइयों का मतलब है राज्य सरकारों के बीच में बढ़ जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में बट जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और जो अनुषंगिक राज्य सरकारों में बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की मतलब जो जिन देशों के अंदर संघीय व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पे दो स्तर की सरकारें होती हैं, राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होती है, एक सरकार तो पूरे देश के लिए होती है जो केंद्र सरकार होती है, और राज्य सरकारें जो होती हैं जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। जो एक सरकार होती है पूरे देश के लिए, उसके पास क्या होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उसके पास। और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। आमतौर पर सभी देशों के अंदर दो स्तर की सरकारें होती हैं जहाँ पर संघीय व्यवस्था पाई जाती है, और एक सरकार होती है जिसके ऊपर पूरे देश के राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और फिर एक होती है राज्य सरकारें होती हैं या प्रांतीय सरकारें होती हैं जो दैनिक कामकाज देखती हैं अपने राज्य का। दो स्तर की सरकारों में एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के राष्ट्रीय महत्व के विषय देखती है, और एक होती है राज्य सरकारें जो या प्रांतीय सरकारें, वो क्या करती हैं, दैनिक कामकाज जो होता है उनके राज्य का वो देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर और संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय देखती है, राज्य सरकारें दैनिक कामकाज देखती हैं, और दोनों सरकारें स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। दोनों सरकारें क्या करती हैं, स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। दोनों सरकारें केंद्र संघीय शासन व्यवस्था में दोनों के अपने अपने अधिकार होते हैं, और ये दोनों वो करती है, स्वतंत्र होकर काम करती हैं। एक राष्ट्रीय महत्व के विषय देखती है और दूसरी राज्य सरकारें दैनिक काम देखती हैं, और ये दोनों स्वतंत्र होकर अपना अपना काम करती हैं। इस अर्थ में अब जो ये आएंगे दोनों को एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली के अर्थ आएंगे। अगर अंतर भी आ जाए तो ये दोनों का जो अर्थ है वो लिख देना, मतलब एक साइड एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ लिख देना, एक तरफ संघात्मक का। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उल्ट होती है। तो ये अब ये जो आएगा एकात्मक शासन प्रणाली का अर्थ आएगा,
एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। जब एकात्मक शासन व्यवस्था होती है तो वहाँ पर एक ही स्तर की सरकार होती है। शासन का एक ही स्तर होता है, वो स्तर एक होता है और बाकी इकाइयाँ इसके उसके अधीन होकर काम करती हैं। ये एकात्मक शासन प्रणाली का मीनिंग है, जो आपने ढंग से करना है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। एकात्मक शासन प्रणाली में एक स्तर की सरकार होती है और जो केंद्र सरकार होती है वो प्रांतीय सरकारों को आदेश दे सकती है। एकात्मक शासन व्यवस्था का ये मीनिंग है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी कि एक ही सरकार होती है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है, यानी कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश भी दे सकती है। एक ही शासन का स्तर होता है, बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होती हैं और केंद्र सरकार राज्य सरकारों या प्रांतीय सरकारों को आदेश भी दे सकती है। पर संघ ये अब आ गया संघीय व्यवस्था का मीनिंग। अगर अलग अलग करके लिख दोगे तो अंतर आ जाए तो वो भी हो जाएगा पूरा। पर संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को खास करने का आदेश नहीं देती। जब संघीय व्यवस्था होती है तो जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, मतलब राज्य केंद्र के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाब देनी होती है। एकात्मक में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अपने वो अधिकार देती हैं और वापस भी ले सकती हैं और राज्य सरकारें केंद्र को जवाब दे भी होती हैं एकात्मक में। लेकिन संघात्मक में ना तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई आदेश दे सकती है, ना राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाब दे नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर जवाबदेह होती हैं, दोनों अपने अपने स्तर पर दोनों ही जवाबदेह होती हैं। इनको मतलब संघीय शासन प्रणाली में राज्य सरकारें केंद्र को जवाबदेह नहीं होती और ना ही आदेश दे सकता केंद्र राज्य सरकारों को। सब दोनों की अपनी अपनी शक्तियाँ और अपनी अपनी शक्तियों के लिए वो दोनों जवाबदेह होती हैं। अब हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था की 7 विशेषताएं, वो ढंग से पढ़ लेना। पहली विशेषता होती है कि यहाँ पर दो से अधिक स्तर होते हैं सरकार की। इसकी संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है जहाँ सरकार के दो से अधिक स्तर होते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार और हमारे देश में तो 3 स्थानीय सरकारें भी हैं, तो वो संघात्मक शासन प्रणाली होती है जहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। और जो अलग अलग सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जो मतलब जो संघात्मक शासन प्रणाली में एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं और वो एक ही नागरिक समूह के ऊपर शासन करती हैं। वो एक ही नागरिक शासन समूह पर वो एक ही अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं, एक से ज़्यादा सरकारें होती हैं संघात्मक शासन प्रणाली में और वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, केंद्र सरकार अपने और राज्य सरकार अपना कर वसूलती है, राज्य सरकारें अपने और प्रशासन केंद्र सरकार अपना चलाती है, राज्य सरकार अपनी। मतलब संघात्मक शासन प्रणाली में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं और वो एक ही नागरिक समूह पर राज करती हैं और उनका जो काम होता है कानून बनाना, कर वसूलना और प्रशासन चलाना। राज्य सरकारें अपना कर वसूलती हैं, केंद्र सरकार अपना कर वसूलती हैं, राज्य सरकार अपने कानून बनाती है, केंद्र सरकार अपने कानून बनाती है। प्रशासन मतलब केंद्र सरकार अपना प्रशासन चलाती है और राज्य सरकार अपना प्रशासन चलाती है। और जो विभिन्न स्तरों की सरकारें होती हैं इनके अस्तित्व और अधिकार की गारंटी संविधान देता है। मतलब ये जो दोनों स्तर की सरकारें होती हैं इनके जो अधिकार होते हैं वो संविधान में उनका वर्णन होता है।
ये एक से अधिक सरकारें होती हैं संघात्मक शासन प्रणाली में, और वो सरकारें एक ही नागरिक समूह पे राज करती हैं, और लेकिन उनके काम कर राज्य सरकार अपना कानून बनाती है और केंद्र सरकार अपना, राज्य सरकार अपना कर वसूल करती है, केंद्र सरकार अपना, और राज्य सरकार अपना प्रशासन चलाती है, और केंद्र सरकार अपना। और ये जो विभिन्न स्तरों की सरकार होती है, इनके कानूनों का वर्णन संविधान में होता है, और संविधान इन दोनों सरकारों के अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। और संविधान के अगर संविधान इन दोनों के अधिकारों और सुरक्षा की गारंटी देता है, अस्तित्व की गारंटी देता है, तो संविधान के अंदर कोई भी सरकार अकेले बदलाव नहीं कर सकती, दोनों मिलकर बदलाव कर सकती हैं। और अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का, जो अदालत होती है वो संविधान की व्याख्या कर सकती है, ये जो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं इनकी अधिकारों की भी व्याख्या कर सकती हैं। अगर दोनों तरीके की सरकारों के बीच में अधिकारों को लेकर कोई विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय इसका निर्णय फैसला लेती है। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं, और इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देश की एकता, मतलब संघीय शासन व्यवस्था के अंदर एक तो देश में एकता की सुरक्षा करनी होती है। संघीय शासन व्यवस्था की क्या होती है उद्देश्य, दोहरा उद्देश्य, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। देश की संघीय शासन व्यवस्था के दोहरा उद्देश्य क्या होता है, जो देश की एकता होती है उसकी सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना। ये याद करने, देश की मतलब संघीय शासन व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इस तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था अगर हमने उसका गठन करना है और उसके काम काज के लिए दो बातें जरूरी है कि ये जो दोनों स्तर की सरकारें होती हैं इनके बीच में जो सत्ता का बंटवारे के नियम होते हैं उस पर इनका सहमति होनी चाहिए और एक दूसरे के ऊपर इनका भरोसा होना चाहिए। अब पहले क्या होती है, संघात्मक द्वारा बोल लेते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में एक से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। उनके कानून बनाने, कार्य इकट्ठा करने और प्रशासन के अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। और ये सरकारें होती हैं जो इनके अधिकारों का वर्णन संविधान में होता है, और जो संविधान है वो ये दोनों प्रकार की सरकारों के अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है। और दोनों सरकार अगर मिलकर संविधान में बदलाव करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई अकेली सरकार बदलाव नहीं कर सकती। और अदालत संविधान का वर्णन कर सकती है और दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों का भी वर्णन कर सकती है। अगर दोनों सरकारों के बीच में अधिकारों के लिए कोई लड़ाई होती है तो सर्वोच्च न्यायालय फैसला करता है। और अगर वित्तीय स्वायत्तता होती है, पैसे संबंधी, हर हर राज्य सरकारों को भी पैसा चाहिए होता है अपने देश राज्य सरकार को चलाने के लिए, और केंद्र सरकार को भी। तो राजस्व इकट्ठा करने के दोनों के अलग अलग स्रोत, राज्य सरकार अपने राजस्व इकट्ठा करती है और केंद्र सरकार अपनी। वित्तीय स्वायत्तता मुश्किल नहीं है, इसका मतलब होता है पैसे संबंधी जो भी होता है, जो राज्य सरकारों को अपना देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, राज्य सरकारें अपना राजस्व इकट्ठा करती हैं और केंद्र सरकारें अपना राजस्व इकट्ठा करती हैं। और ये जो सरकारें होती हैं, जो संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसका दोहरा उद्देश्य होता है देश की एकता की सुरक्षा करना और उसको बढ़ावा देना, और देश के अंदर जो क्षेत्रीय विविधता होती है उसका सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था का गठन करने और कामकाज के लिए दो बातें जरूरी है। एक तो जो इन दोनों सरकारों के बीच में सत्ता के बंटवारे के नियम है उनके ऊपर इन दोनों सरकार की सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, बाकी चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आप लोग एकात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, ऊर्ध्वाधर बंटवारा
संघ किसे कहते हैं और इसकी जो 7 विशेषताएं हैं वो ढंग से आज सुन भी लेना और पढ़ भी लेना। तो आप ये अच्छी तरीके